नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 फेज प्रणाली के अंदर शक्ति ज्ञात करना और भार के प्रकार आदि की जानकारी लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं शक्ति के प्रकार की कि शक्ति को कितने प्रकार की होती है। शक्ति 3 प्रकार की होती है। देखो कौन कौन सी होती है। वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति। पहले बात करते हैं वास्तविक शक्ति की। वास्तविक शक्ति इसे P से दर्शाते हैं। वास्तविक शक्ति को वाटपुल शक्ति या घटक भी कहते हैं, यानी वाटपुल घटक या शक्ति, इसे वाटपुल घटक या शक्ति भी कहते हैं। तो वास्तविक शक्ति का सूत्र हमने पिछले वीडियो में बनाया था। क्या था कि PT बराबर, इनका 2 सूत्र, एक तो 3 VP IP cos फाई और एक होता है PT बराबर √3 VL IL cos फाई। यदि फेज वोल्ट और फेज करंट दे रखा है तो 3 से गुणा करेंगे, यानी वास्तविक शक्ति PT बराबर 3 VP इंटू IP इंटू cos फाई, या PT बराबर लाइन करंट और लाइन वोल्ट दे रखा है, ये दे रखा है तो हम कहेंगे कि PT बराबर √3 VL इंटू IL इंटू cos फाई। तो ये तो हो गया वास्तविक शक्ति या वाटपुल घटक। अब है प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति को वाटलेस घटक भी कहते हैं। तो क्या है प्रतिघाती शक्ति बराबर, इसे PQ से दर्शाते हैं और वाटलेस घटक भी कहते हैं। वाटलेस घटक या शक्ति, इसे वाटलेस घटक या शक्ति भी कहते हैं। और ये होता है PQ बराबर, यानी इसे PQ या प्रतिघाती शक्ति या वाटलेस घटक, तो PQ बराबर होता है 3 VP IP sin फाई या √3 VL IL sin फाई। तो प्रतिघाती शक्ति या रिएक्टिव पावर, इसे एक्टिव पावर कहते हैं, इसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो रिएक्टिव पावर बराबर 3 VP इंटू IP इंटू साइन फाई या √3 VL इंटू IL इंटू साइन फाई। अब यह आएगा वाट में, यानी जो वास्तविक शक्ति होती है ये होती है वाट में। ये होती है यानी वाट और बड़ा मात्रक होता है किलोवाट, वाट में या किलोवाट में। जबकि प्रतिघाती शक्ति है ये होती है रिएक्टिव पावर, यानी VAR में, VAR या बड़ा मात्रक kVAR, इनमें होती है ये। तो ये हो गया प्रतिघाती शक्ति या वाटलेस घटक है। अब होती है एपरेंट पावर या आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्या होती है। एपरेंट पावर, इसे PA से दर्शाते हैं। PA बराबर होता है 3 VP इंटू IP या √3 VL इंटू IL। तो आभासी शक्ति या एपरेंट पावर PA बराबर, यदि फेज वोल्ट और फेज करंट दे रखा है तो 3 इंटू VP इंटू IP या √3 VL इंटू IL, इससे हम दर्शाते हैं आभासी शक्ति को। और आभासी शक्ति का मात्रक kVA या VA होता है, यानी VA वोल्ट एम्पियर और बड़ा मात्रक kVA होता है। इसका W या kW, यानी वाट या किलोवाट। तो ये 3 प्रकार की होगी वास्तविक शक्ति या वाटपुल घटक है। PT बराबर 3 VP इंटू IP इंटू cos फाई या PT बराबर √3 VL इंटू IL इंटू cos फाई, किस में होगा, वाट में, और बड़ा मात्रक क्या होगा, किलोवाट। प्रतिघाती शक्ति या रिएक्टिव पावर या वाटलेस घटक है। PQ बराबर 3 VP इंटू IP इंटू साइन फाई या √3 VL इंटू IL इंटू साइन फाई, किस में होगा,
VAR और बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा kVAR में। आभासी शक्ति एप्रियन पावर, तो एप्रियन पावर क्या होगा PA बराबर 3 VP इंटू IP या √3 VL इंटू IL, किस में होगा VA में, और बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा kVA। अब इन तीनों में एक संबंध भी है। इन तीनों का संबंध क्या है, देखो आभासी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति और वास्तविक शक्ति, इनमें संबंध है। क्या संबंध है, देखो इनमें संबंध है। यह तो आभासी शक्ति एप्रियन पावर PA को हम किस में दर्शाते हैं VA में या बड़ा मात्रक kVA में। ये वास्तविक शक्ति P, इसे हम किस में दर्शाते हैं W में, बड़ा मात्रक क्या हो गया किलोवाट। और ये हो गया प्रतिघाती शक्ति को हम PQ से दर्शाते हैं, इसका मात्रक हो गया VAR और बड़ा मात्रक हो गया kVAR। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो कर्ण का स्क्वायर एप्रियन पावर का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है एप्रियन पावर, तो एप्रियन पावर का स्क्वायर बराबर क्या हो गया वास्तविक शक्ति P का स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब क्या है PQ का स्क्वायर। तो इन तीनों में एक संबंध है कि आभासी शक्ति का स्क्वायर बराबर वास्तविक शक्ति का स्क्वायर प्लस प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, PQ की जगह VA लिख सकते हैं, तो VA का स्क्वायर बराबर W का स्क्वायर प्लस VAR का स्क्वायर। या बड़ा मात्रक लिख ले तो kVA का स्क्वायर बराबर kW का स्क्वायर प्लस kVAR का स्क्वायर। तो ये हो गए इनके अंदर शक्ति में संबंध और शक्ति के प्रकार। अब है भार के प्रकार। देखो 3 फेज प्रणाली में 3 प्रकार के भार होते हैं, संतुलित भार, संतुलित व असंतुलित भार और असंतुलित भार, यानी 3 प्रकार के हो गया। पहला है संतुलित भार। संतुलित भार किसे कहेंगे कि यदि वह भार जिसमें प्रत्येक कला या तीनों कलाओं में धारा का मान समान है तो वह संतुलित भार कहलाता है। यानी पहला हो गया संतुलित भार या समान भार, प्रत्येक कला में धारा का मान समान है तो वह संतुलित भार कहलाता है। मान लो कि कोई भार है स्टार या डेल्टा संयोजित है, मान लो स्टार का बना लेते हैं एक बार, मान लो ये RYB, इसकी फेज करंट मान लो कि 10 एम्पेयर है, इसकी भी 10 एम्पेयर है, इसकी भी 10 एम्पेयर है। तो ये हो गया संतुलित भार, यानी तीनों कलाओं में भार का मान समान है तो वह संतुलित भार कहलाता है। संतुलित भार को मापन करने के लिए 1 वाट मीटर विधि काम में ली जाती है। अब वाट मीटर विधि हम अलग बताएंगे अभी। तो संतुलित भार किसे कहेंगे कि प्रत्येक कला में भार या भार धारा का मान समान है तो वह संतुलित भार कहलाता है। इसे मापन करने के लिए 1 वाट मीटर विधि प्रयोग करते हैं। दूसरा है संतुलित व असंतुलित भार। संतुलित व असंतुलित भार वह भार जिसमें 2 कलाओं में धारा का मान समान है, एक कला में अलग है, वह संतुलित व असंतुलित प्रकार का भार कहलाता है। इसे मापन करने के लिए 2 वाट मीटर विधि प्रयोग करते हैं। तो पहले क्या हो गया संतुलित व असंतुलित। कैसे कि 2 कलाओं में समान, मान लो इनमें 2 में 10-10 एम्पेयर की धारा बह रही है, इसमें मान लो कि 13 एम्पेयर की धारा बह रही है, तो ये इस कंडीशन का होगा, यानी संतुलित व असंतुलित भार। यानी 2 कलाओं में समान धारा, एक कला में असमान धारा, तो वह हो गया संतुलित व असंतुलित। यदि ये ऐसा नहीं कहेगा, ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 कलाओं में ये समान होगी, इसमें अलग होगी, एक ही कंडीशन है, यानी ये संतुलित व असंतुलित में आएगा कि 2 कलाओं में तो समान धारा, एक कला में असमान धारा प्रवाहित हो रही है, तो वह संतुलित व असंतुलित प्रकार का भार कहलाएगा। इसे मापन करने के लिए 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं।
अब है तीसरा असंतुलित भार। असंतुलित भार कौन सा होता है कि प्रत्येक कला में धारा का मान अलग अलग है, तो वह असंतुलित भार कहलाता है। असंतुलित भार, असंतुलित भार कौन सा होता है कि प्रत्येक कला में भार का मान अलग अलग है या भार धारा का मान अलग अलग है, वह असंतुलित भार कहलाता है। मान लो इसमें 13 एम्पियर है, इसमें 6 एम्पियर है, इसमें 10 एम्पियर, यानी प्रत्येक कला की धारा का मान अलग अलग है। इसमें 10 प्रवाहित हो रही है, इसमें 6, इसमें 13, जो भी है। तो ये कौन सा हो गया? असंतुलित भार। इस भार को मापन करने के लिए 3 वाट मीटर विधि प्रयोग करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि संतुलित भार को मापन करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, तो संतुलित भार को मापन करने के लिए 1 वाट मीटर विधि प्रयोग करते हैं। असंतुलित का पूछ ले तो असंतुलित में 3। यदि संतुलित व असंतुलित है ऐसा भार जिसमें 2 कलाओं में समान धारा प्रवाहित हो रही है, एक कला में अलग धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो हो गया संतुलित व असंतुलित भार। इसे मापन करने के लिए 2 वाट मीटर विधि प्रयोग करेंगे। अब जो ये वाट मीटर विधि है, किस प्रकार से हम मापन करते हैं, इसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि 1 वाट मीटर विधि क्या होती है, 2 वाट मीटर की विधि क्या होती है और 3 वाट मीटर विधि क्या होती है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखो 1 वाट मीटर विधि क्या होती है कि संतुलित भार को मापन करने के लिए 1 वाट मीटर विधि प्रयोग की जाती है। संतुलित भार को मापन करने के लिए, यानी वह भार जो संतुलित है, तीनों कलाओं में धारा का मान समान है, तो उसे मापन करने के लिए 1 वाट मीटर विधि प्रयोग करेंगे। 1 वाट मीटर विधि। देखो कोई भी स्टार या डेल्टा संयोजित भार है तो उसके किसी एक कला पर वाट मीटर लगाएंगे। भार संतुलित होना चाहिए, इसकी यानी शर्त है कि भार संतुलित होगा तो इस विधि का प्रयोग करेंगे। मान लो स्टार संयोजित है, स्टार संयोजित के अंदर मान लो ये कोई भार है, इस प्रकार से मान लो ये स्टार संयोजित का लेते हैं पहले, बाद में इसी को डेल्टा में भी संयोजित कर देंगे। मान लो ये R, ये Y, ये B, RYB सही है। इसको मापन कर रहे हैं तो 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग। अब वाट मीटर के अंदर क्या होती है, एक तो करंट कॉइल होती है जिसे सीसी कहते हैं, मोटे तार की कम लपेटों वाली होती है, बार के साथ श्रेणी क्रम में लगाई जाती है करंट कॉइल। दूसरी होती है प्रेशर कॉइल या उत्तेजना कॉइल, यह बार के समांतर क्रम में लगाई जाती है और पतले तार की अधिक लपेटों वाली होती है। तो मान लो वाट मीटर है तो इसकी करंट कॉइल सीसी को किसी एक कला, ये हो गई सीसी करंट कॉइल को एक कला के श्रेणी क्रम में, और अब देखो प्रेशर कॉइल है इसकी, वो एक फेज पर लगा रहे हैं तो केवल फेज वोल्ट ही मिलना चाहिए इसको, तो इसको फेज और न्यूट्रल से, मान लो ये कौन सा वाई फेज है, ये आर फेज है, ये बी है, तो वाई पर लगा रहे हैं तो इसको या तो इस स्टार बिंदु से जोड़ दो और या न्यूट्रल बिंदु से जोड़ दो, यानी ये तो स्टार बिंदु मिल रहा है तो ठीक है, या न्यूट्रल बिंदु है तो न्यूट्रल बिंदु से जोड़ दो, इसको फेज वोल्ट मिलने चाहिए। तो कई बार पूछ भी लेते हैं कि 1 वाट मीटर विधि में करंट प्रेशर कॉइल की वोल्टता क्या रखी जाती है, फेज वोल्ट के बराबर, यानी फेज वोल्ट के योग्य रखी जाती है। तो ये हो गए करंट कॉइल, ये हो गया प्रेशर कॉइल। अब जो ये वाट मीटर जो पाठ्यांक दर्शाएगा, यानी इसको पी कह सकते हैं इसका पाठ्यांक, अब ये केवल एक फेज का ही पाठ्यांक दर्शाएगा। यदि अपन को कुल शक्ति ज्ञात करनी है पीटी, अब मान लो कि 500 वाट दर्शा रहा है, ये वाट मीटर 500 वाट पाठ्यांक दर्शा रहा है, तो भार संतुलित है। संतुलित का से क्या हो गया कि प्रत्येक फेज में भार का मान समान है। यदि इसमें 500 वाट है तो इसमें भी 500 वाट है, इसमें भी 500 वाट है। तो हम कुल शक्ति ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे कि 1 वाट मीटर का जो पाठ्यांक है उसको 3 से गुणा कर दो, तो PT बराबर 3 × P। P क्या है, 1 वाट मीटर का पाठ्यांक। यदि ये 500 बता रहा है तो क्या हो जाएगा 3 × 500, तो कुल शक्ति कितनी हो गई इस परिपथ की, 1500 वाट। तो इस प्रकार से हल करेंगे। तो जो 1 वाट मीटर पाठ्यांक दर्शा रहा है उसको 3 से गुणा करेंगे, केवल संतुलित भार है तो ये विधि काम में ले सकते हैं। अब यदि भार डेल्टा संयोजित है तो मान लो न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध नहीं है हमारे पास,
तो यहाँ जो स्टार बिंदु है इससे इसको सप्लाई दे दी। यदि बाहर डेल्टा संयोजित है, न्यूट्रल बिंदु भी नहीं है, तो किस प्रकार से इसका संयोजन करेंगे? बाहर डेल्टा संयोजित है, मान लो ये बाहर डेल्टा संयोजित है, न्यूट्रल बिंदु भी उपलब्ध नहीं है। अब इसको फेज वोल्टेज प्रदान करने हैं कैसे? तो एक कृत्रिम उदासीन बिंदु बनाएंगे हम। किस प्रकार से? दो समान मान के रेजिस्टेंस लेंगे, उच्च मान के होने चाहिए, वो लगभग यानी 400 वोल्ट सप्लाई पर ले रहे हैं तो 1 किलो ओम या उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। तो मान लो इस प्रकार से दो रेजिस्टेंस लेंगे, दोनों का मान समान है। मान लो कि ये 1 किलो ओम का है तो ये भी 1 किलो ओम का ही है, तो ये दोनों का ये कृत्रिम उदासीन बिंदु बन जाएगा और इसको इससे जोड़ देंगे। तो ये न्यूट्रल बिंदु की बातें काम करेगा और ये इसको केवल फेज वोल्ट ही प्राप्त होंगे और बाकी वही कंडीशन रहेगी कि PT बराबर 3 × P और जो भी 1 वाट मीटर का पाठ्यांक होगा उसको 3 से गुणा कर देंगे तो इसकी कुल शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये विधि थी 1 वाट मीटर द्वारा शक्ति का मापन करना। अब है 2 वाट मीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन करना। 2 वाट मीटर द्वारा किस शक्ति का मापन करते हैं कि वह भार जिसमें 2 कलाओं में समान भार है और एक कला में अलग है, यानी संतुलित व असंतुलित प्रकार के भार का मापन करने के लिए 2 वाट मीटर विधि प्रयोग करते हैं। तो ये 2 वाट मीटर विधि। देखो 2 वाट मीटर विधि किस प्रकार से काम में लेंगे। अब चाहे स्टार में संयोजित हो भार, चाहे डेल्टा में, किन्हीं 2 कलाओं पर वाट मीटर लगाएंगे। 2 वाट मीटर विधि के अंदर किन्हीं 2 कलाओं पर वाट मीटर लगाएंगे। वाट मीटर की प्रेशर कॉइल लाइन वोल्ट सहन करने योग्य होनी चाहिए, यानी ये जो प्रेशर कॉइल है वो लाइन वोल्ट सहन करने। अब मान लो इन 2 कलाओं पर हम लगा रहे हैं, तो ये 2 कलाओं पर ये वाट मीटर, 2 वाट मीटर लगाने, एक तो ये हो गया CC करंट कॉइल और ये इसकी हो गई प्रेशर कॉइल। अब फेज कौन से हो गए? मान लो ये R है, ये Y है और ये B है। अब प्रेशर कॉइल का संयोजन किस प्रकार करेंगे कि करंट कॉइल तो इस यानी किन्हीं 2 फेजों के श्रेणी क्रम में लगा देंगे। प्रेशर कॉइल उक्त कला यानी एक तो जिस पर हम करंट कॉइल लगा रहे हैं उसमें, और एक उभयनिष्ठ कला जिस पर कोई करंट कॉइल नहीं लगा रहे हैं, यानी जो शेष कला रह रहा है ना वो। तो प्रेशर कॉइल का संयोजन एक तो मुख्य कला या उक्त कला तथा दूसरा उभयनिष्ठ कला, यानी दूसरा जो संयोजन है वो उभयनिष्ठ कला या जो कॉमन कला जिसको हम काम में नहीं ले रहे हैं, जिस पर ये नहीं लगा रहे हैं, उससे संयोजित करेंगे। तो किस प्रकार से संयोजित करेंगे? इसका संयोजन इस प्रकार से करेंगे, यानी इस प्रेशर कॉइल का संयोजन इससे करेंगे, इसका भी इससे करेंगे। तो ये हो गई प्रेशर कॉइल। कई बार आरेख देकर सीधा पूछ लेते हैं कि 2 वाट मीटर विधि में निम्न में से कौन सा आरेख सही आरेखित है या दिखाया गया है। तो देखो एक तो मेन मुख्य कला से करंट कॉइल है, प्रेशर कॉइल है, एक तो मुख्य कला से और एक उभयनिष्ठ कला से जोड़ेंगे। यदि इस पर लगा रहे हैं तो मान लो इस पर नहीं लगाकर इस पर लगाएंगे तो किस प्रकार का आरेख बनाएंगे इसका? करंट कॉइल इस पर लगा देंगे और ये हो गई प्रेशर कॉइल, ये तो हो गई CC और ये हो गई PC। अब ये हो गया उभयनिष्ठ, तो ये इससे जोड़ देंगे और ये भी इससे जोड़ देंगे। तो यानी करंट कॉइल लग गई, प्रेशर कॉइल का एक सिरा यहाँ लग गया और दूसरा सिरा उभयनिष्ठ कला यानी इस कॉमन कला से लगाएंगे, इसका भी इसी प्रकार से लगा रहे हैं। तो ये 2 वाट मीटर। अब चाहे बाहर आगे स्टार में संयोजित हो डेल्टा में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसमें था ना कि 1 वाट मीटर विधि में यदि डेल्टा में संयोजित है तो एक उदासीन बिंदु बनाना होता है। अब इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रेशर, इसमें सवाल पूछ लेते हैं कई बार कि ये जो 2 वाट मीटर विधि द्वारा शक्ति मापन करते समय प्रेशर कॉइल जो लगाई जाती है उसका मान क्या होता है? 2 वाट मीटर में प्रेशर कॉइल का मान लाइन वोल्ट सहन करने योग्य होना चाहिए, क्योंकि 2 अलग अलग कलाओं से जुड़ रही है ना। 1 वाट मीटर में फेज वोल्ट सहन करने योग्य थी, यानी फेज वोल्ट के बराबर था उसकी वोल्ट था। 2 वाट मीटर के अंदर क्या होता है? लाइन वोल्ट सहन करने योग्य होनी चाहिए। मान लो आपूर्ति वोल्ट 400 वोल्ट है तो ये 400 वोल्ट की होगी कॉइल। तो इस प्रकार से अब इस विधि में शक्ति ज्ञात करेंगे तो PT बराबर P1 प्लस
P2 होगा। यानी मान लो ये वाट मीटर P1 है, ये वाट मीटर P2 है, इन दोनों का योग कुल शक्ति होगा। यानी जो ये वाट मीटर दर्शा रहा है मान लो कि 1000 वाट और ये दर्शा रहा है मान लो कि 800 वाट, तो कुल शक्ति क्या हो जाएगी, PT बराबर P1 क्या है 1000 प्लस 800, P2 का मान 800 कितना हो गया, तो कुल शक्ति हो जाएगी 1800 वाट। तो इस प्रकार से हम कुल शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इस विधि से 2 वाट मीटर विधि से देखो क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। एक तो संतुलित व असंतुलित भार की शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इस विधि से आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति तीनों चीज ज्ञात कर सकते हैं। यानी वास्तविक शक्ति भी ज्ञात कर सकते हैं, आभासी शक्ति भी ज्ञात कर सकते हैं और प्रतिघाती शक्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। शक्ति गुणांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, पिछड़ने का कोण V और I के बीच का कला कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो पहले इसे वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति ही देख लेते हैं कि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो इसका एक थीटा या पहले आभासी शक्ति और प्रतिघाती बताते हैं। चलो तो देखो अब वास्तविक शक्ति का तो ये सूत्र बन गया कि PT बराबर P1 प्लस P2, यानी इन दोनों का योग होगा वो वास्तविक शक्ति होगा। यदि प्रतिघाती शक्ति ज्ञात करनी यानी रिएक्टिव पावर ज्ञात करना है तो इसका सूत्र बनेगा, यानी PQ बराबर बनेगा √3 P1 माइनस P2। यदि दोनों के पाठ्यांक का अंतर यानी P1 माइनस P2 इसको घटाकर √3 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा PQ, यानी रिएक्टिव पावर। अब देखो अब वास्तविक शक्ति मिल गई, आभासी शक्ति इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मान लो एक उदाहरण लेते हैं कि वास्तविक शक्ति 1 वाट मीटर मान लो कि 400 वाट बता रहा है, दूसरा वाट मीटर 200 वाट बता रहा है, तो कुल शक्ति कितनी हो जाएगी, वास्तविक शक्ति ज्ञात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 400 और 200 600 वाट। अब प्रतिघाती शक्ति ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 माइनस 200 कितना हो गया 200, 200 को 1.732 से गुणा कर लो कितना हो जाएगा 200, 346 लगभग हो जाएगा, तो 346 वाट। यदि रिएक्टिव आ गई, एक्टिव आ गई, अब प्रतिघाती शक्ति आभासी शक्ति एप्रियन पावर ज्ञात करना है तो क्या होगा, इसका सूत्र हमने अभी सिद्ध किया था कि PA का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों दे रखा है तो ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। शक्ति गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। शक्ति गुणांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, शक्ति गुणांक बराबर होता है वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, यानी वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। वास्तविक शक्ति क्या हो जाएगा PT, आभासी शक्ति क्या हो जाएगा एप्रियन पावर PA। तो इससे हम शक्ति गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या हो गया इस विधि में कि 2 वाट मीटर विधि द्वारा संतुलित व असंतुलित भार की शक्ति ज्ञात कर सकते हैं, वास्तविक शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, आभासी शक्ति, शक्ति गुणांक और कला कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक और भी सवाल पूछते रहते हैं कि 2 वाट मीटर विधि से करीबन 5 सवाल अलग और बनते हैं, 5-6 सवाल। वो किस प्रकार के बनते हैं वो मैं बताता हूँ आपको कि दोनों वाट मीटरों के पाठ्यांक से संबंधित सवाल यानी आते हैं। वो किस प्रकार के हैं कि यदि 2 वाट मीटर द्वारा शक्ति मापन कर रहे हैं, दोनों वाट मीटरों का पाठ्यांक यदि समान है तो शक्ति गुणांक का मान इकाई होगा और कुल शक्ति क्या होगी, चलो तालिका से मैं बनाकर बता देता हूँ। 2 वाट मीटर विधि द्वारा शक्ति मापन करते समय वाट मीटर का पाठ्यांक मान लो जो भी है। अब क्या क्या इससे हल करते हैं, देखो 2 वाट मीटर द्वारा शक्ति मापन करते समय वाट मीटर का पाठ्यांक दोनों का समान है
दोनों का, पहली कंडीशन क्या है, दोनों का पाठ्यांक समान है। यदि वाटमीटर का पाठ्यांक दोनों का समान है तो शक्ति गुणांक, पहले शक्ति ले लेते हैं चलो, तो कुल शक्ति क्या होगी, शक्ति गुणांक क्या होगा, और कला कोण क्या होगा, या कोस थीटा का मान क्या होगा, ये कह सकते हैं थीटा का मान क्या होगा, यानी वी और आई के बीच का कोण क्या होगा, ये ज्ञात करते हैं। यदि दोनों वाटमीटरों का पाठ्यांक समान है और धनात्मक है, यानी समान व धनात्मक है। अब समान कैसे कहेंगे, मान लो दो वाटमीटर से शक्ति मापन करें, एक वाटमीटर 1000 वाट दर्शा रहा है, यानी P1 1000 वाट दर्शा रहा है, P2 भी 1000 वाट दर्शा रहा है, तो दोनों का पाठ्यांक हम समान कहेंगे, धनात्मक, यानी ये भी 1000 प्लस है, ये भी 1000 प्लस है, तो दोनों का पाठ्यांक समान है और धनात्मक है। तो कुल शक्ति PT बराबर P1 प्लस P2, या इसे PT बराबर 2 इंटू P1 या केवल P भी कह सकते हैं, क्योंकि 1000 प्लस 1000 बराबर कितने हो जाएगा, 2000 वाट। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि PT बराबर 2 इंटू P का मान 1 वाटमीटर का पाठ्यांक, तो कितना हो गया 1000, तो कितना हो जाएगा 2000 वाट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यदि दोनों का पाठ्यांक समान और धनात्मक है तो कुल शक्ति PT बराबर P1 प्लस P2 या PT बराबर 2 इंटू P। शक्ति गुणांक का मान इकाई होगा और पिछड़ने का कोण, यदि कोस थीटा का मान 1 है तो किसका होता है, 0 डिग्री का होता है, तो V और I के बीच का कला कोण 0 डिग्री होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा, थीटा या V और I के बीच का कोण। तो क्या हो गया, दोनों का यदि वाटमीटर का पाठ्यांक समान और धनात्मक है दोनों वाटमीटरों का, तो PT बराबर 2 इंटू P शक्ति गुणांक इकाई होगा और V और I के बीच कला कोण 0 डिग्री होगा। दूसरी कंडीशन, दोनों का पाठ्यांक धनात्मक तो है परंतु असमान, तो दोनों का असमान धनात्मक है। यदि धनात्मक तो है परंतु अंतर के साथ या असमान, कैसे कहेंगे, मान लो P1 का मान है 1000 वाट और P2 का मान लो कि 600 वाट, तो इसे क्या कहेंगे कि P1 का मान 1000 वाट है, P2 का मान 600 वाट है, दोनों का अंतर के साथ धनात्मक, यानी ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। अब माइनस में कैसे आएंगे, अगली 1-2 कंडीशन बाद में आपको पता चल जाएगा कि माइनस कैसे हैं, तो पहले यही हल करते हैं। तो दोनों का असमान धनात्मक है पाठ्यांक वाटमीटरों का, तो कुल शक्ति क्या होगी, PT बराबर P1 प्लस P2, यानी इन दोनों का योग होगा, क्या हो जाएगा, PT बराबर कितना हो गया 1600 वाट। तो इस प्रकार से हल करेंगे, ये दूसरी कंडीशन लागू हो गई। तो PT बराबर P1, ये हो गया दोनों का असमान धनात्मक है, तो PT बराबर P1 प्लस P2। अब देखो शक्ति गुणांक क्या होगा, इकाई से तो कम और 0.5 से अधिक, यानी शक्ति गुणांक का मान 1 से तो कम होगा और 0.5 से अधिक होगा। जो कला V और I के बीच का कोण है, अंतर है, वो 0 डिग्री से अधिक और 60 डिग्री से कम। 0 डिग्री से तो होगा अधिक, 60 डिग्री से होगा कम। किस कंडीशन में, दोनों का पाठ्यांक असमान धनात्मक है तो। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है,
एक का धनात्मक पाठ्यांक, दूसरे का शून्य। एक धनात्मक, दूसरा शून्य, यानी एक वाटमीटर का पाठ्यांक धनात्मक है, दूसरे का शून्य है। कैसे? मान लो P1 का मान आ रहा है 2000 वाट, P2 का मान आ रहा है 0 वाट, ये कंडीशन। या P2 का मान 2000 मान लो और P1 का 0, एक ही चीज़ है, यानी ये 2000 है, या 1000 है और ये 0, यानी किसी एक वाटमीटर का पाठ्यांक 0 आ रहा है। तो क्या कहेंगे कि एक का धनात्मक है और दूसरे का 0, यानी एक वाटमीटर पाठ्यांक दर्शा रहा है, जबकि दूसरा वाटमीटर कोई पाठ्यांक नहीं दर्शा रहा है, 0 पाठ्यांक दर्शा रहा है। तो PT बराबर क्या होगा? P1 प्लस P2। अब यहाँ P2 क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में 0 हो जाएगा, तो PT बराबर P1 हो जाएगा। क्योंकि देखो इसकी कुल शक्ति लेंगे तो वो 2000 वाट आएगी, ये हो गई PT, किसके बराबर आ रही है? P1 के बराबर, यानी जो पाठ्यांक दर्शा रहा है उसके बराबर होगा। तो क्योंकि P2 का मान 0 हो रहा है, तो PT बराबर केवल P1, यानी जो प्रथम वाटमीटर है उसकी शक्ति के बराबर ही इसकी शक्ति होगी। शक्ति गुणांक का मान 0.5 होगा, शक्ति गुणांक का मान 0.5 होगा। और V और I के बीच का लाभ कोण, यानी कोण का मान क्या होगा? 60 डिग्री होगा। नियत है, यानी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इस तालिका से संबंधित। तो एक धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, दूसरा वाटमीटर 0 पाठ्यांक दर्शा रहा है, तो कुल शक्ति PT बराबर P1 प्लस P2, या PT बराबर जो धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है वो शक्ति गुणांक का मान 0.5, पिछड़ने का कोण 60 डिग्री। अगली कंडीशन, एक वाटमीटर धनात्मक पाठ्यांक, दूसरा अंतर के साथ ऋणात्मक। एक धनात्मक, दूसरा अंतर के साथ ऋणात्मक पाठ्यांक। अब कैसे दर्शाएगा? वाट मीटर है, उसकी स्केल मान लो 1000 वाट का है, तो 0 और 1000 वाट इस प्रकार से स्केल होती है जो भी। अब ये ऋणात्मक कैसे दर्शाएगा? एक वाट मीटर तो धनात्मक दर्शा रहा है, मान लो कि ये 1000 वाट P1 है, ये 1000 वाट दर्शा रहा है, P2 है -400 वाट दर्शा रहा है। अब ये माइनस कैसे दर्शाएगा? क्योंकि इस माइनस का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि यह संकेतांक 0 से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यदि ये कंडीशन बनेगी तो संकेतांक 0 से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी मान लो ये वाट मीटर है, इसका संकेतांक 0 से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम मानेंगे कि ये वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक दर्शाएगा। अब इसके बाद में क्या है कि इसके अंदर जो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल होती है, अभी मैंने जो आरेख बनाया था उसमें ये करंट कॉइल और ये प्रेशर कॉइल इस प्रकार से आरेख था। करंट कॉइल को L और M, इसको C और V कोड वर्ड होते हैं। प्रेशर कॉइल के एक C और एक V, और मेन कॉइल के ये M इधर आएगा, M और L, करंट कॉइल के M और L इस प्रकार से को इसके चिन्हांकन होते हैं। तो यदि संकेतांक 0 से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि प्रेशर कॉइल है उसके संयोजन अंतर परिवर्तित करेंगे। यानी जो ये संयोजन है, जो दूसरी सप्लाई है, यानी जो कॉमन फेज ये लगा रखा वहाँ हम इसको लगाएंगे और इस संयोजन को यहाँ जोड़ देंगे, तो प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतर परिवर्तित कर देंगे। प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतर परिवर्तित करने के बाद ये पाठ्यांक धनात्मक ही दर्शाएगा, परंतु इस गणना में हम ऋणात्मक लेंगे क्योंकि पाठ्यांक ऋणात्मक का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये पाठ्यांक तो धनात्मक दर्शाएगा, परंतु ये प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतर परिवर्तित करने के बाद तो ये हम ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ कई बार ऐसा भी लिखा मिल जाता है
कि एक वाटमीटर धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, दूसरे वाटमीटर की प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतः परिवर्तित करने के बाद धनात्मक ये पाठ्यांक दर्शा रहा है, यानी ये कंडीशन भी हो सकती है इसकी जगह। अब देखो प्रेशर कॉइल क्यों, करंट कॉइल के भी तो कर सकते हैं, यानी प्रेशर कॉइल की जगह हम करंट कॉइल के भी संयोजन अंतः परिवर्तित कर सकते हैं, तो भी वो धनात्मक ही दर्शाएगा। यानी किस प्रकार से, ये करंट कॉइल, ये प्रेशर कॉइल, अब करंट कॉइल को अंतः परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको इधर ले लेंगे इस प्रकार से, ये तो भी बताएगा। परंतु हम प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतः परिवर्तित करेंगे, क्योंकि करंट कॉइल मोटे तार की कम लपेटों वाली होती है, भार के साथ श्रेणी क्रम में लगाई हुई होती है, इनके संयोजन परिवर्तन करने में कठिनाई होती है, पुनः वापिस संयोजन पूर्ण रूप से कसे हुए टाइट होने चाहिए, तो इसमें दुविधा ज़्यादा होती है, तार मोटे होते आपस में चेंज करने में भी समस्या होती है, इसलिए हम करंट कॉइल के संयोजन अंतः परिवर्तित नहीं करते हैं, प्रेशर कॉइल के करते हैं, क्योंकि प्रेशर कॉइल के कनेक्शन अंतः परिवर्तन होना सरल होता है, क्योंकि पतले तार की कम लपेटों वाली पतले चालक के ही संयोजन होते हैं, तो आपस में इंटरचेंज करने में दुविधा नहीं होती है, तो हम प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतः परिवर्तित करेंगे। तो एक वाटमीटर धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, दूसरा अंतर के साथ ऋणात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, या एक वाटमीटर धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, दूसरे की प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतः परिवर्तित करने के बाद अंतर के साथ धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है। तो इस समय Pt बराबर P1 प्लस, अब देखो P2 किस में है, माइनस में है, तो माइनस P2, तो क्या हो जाएगा Pt बराबर P1 प्लस माइनस को गुणा किया माइनस P2, तो कुल शक्ति क्या होगी, Pt बराबर P1 माइनस P2, और इस समय शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, 0 से अधिक और 0.5 से कम होगा, 0 से तो अधिक होगा, 0.5 से कम होगा, कला जो अंतर है V और I के बीच का थीटा है, इसका मान क्या होगा, 60 डिग्री से तो अधिक होगा, 90 डिग्री से कम होगा, ये कंडीशन होगी इसकी। अब अगली लास्ट कंडीशन क्या रहेगी इसकी, देखो पांचवी कंडीशन क्या बन रही है इसकी, कि एक वाटमीटर धनात्मक व दूसरा उतना ही या समान ऋणात्मक, एक वाटमीटर धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, दूसरा उतना ही ऋणात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, तो इसकी क्या कंडीशन बनेगी, कैसे, मान लो एक वाटमीटर 1000 वाट दर्शा रहा है, दूसरा यानी ये P1 हो गया, ये P2 दर्शा रहा है -1000 वाट। अब माइनस की वही कंडीशन हो गई कि प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतः परिवर्तित करके इसका पाठ्यांक निकालेंगे, तो इसमें यह भी लिखा हो सकता है कि एक वाटमीटर धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, दूसरे वाटमीटर की प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतः परिवर्तित करने के बाद उतना ही धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, तो वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो एक वाटमीटर धनात्मक दर्शा रहा है, दूसरा उतना ही ऋणात्मक दर्शा रहा है, तो Pt बराबर क्या होगा, P1 प्लस माइनस P2, क्योंकि ये ऋणात्मक में है, तो Pt बराबर क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। अब देखो P1 और P2 का मान समान है, तो इसे Pt बराबर 0 भी कह सकते हैं, तो Pt बराबर क्या हो जाएगा, कुल शक्ति क्या हो जाएगी 0, शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा 0, और थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये इसकी 5 कंडीशन बनती है। इससे संबंधित कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं, इन पांचों में से कई बार पूछ लेते हैं कि एक वाटमीटर धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, दूसरा 0 दर्शा रहा है, बताओ शक्ति गुणांक क्या होगा। ये कंडीशन लागू हो गई, एक धनात्मक दूसरा 0, शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा 0.5। कोण पूछ ले पिछड़ने V और I के बीच कोण, तो थीटा पूछ ले तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। या ये पूछ ले 2 वाटमीटर द्वारा शक्ति मापन करते समय दोनों वाटमीटर समान पाठ्यांक दर्शा रहे हैं, अब डायरेक्ट दे दिया समान तो हम धनात्मक ही मानेंगे, तो इसकी शक्ति
गुणांक क्या होगा, दोनों वाटमीटर समान पाठ्यांक दर्शा रहे हैं तो शक्ति गुणांक हो जाएगा इकाई। कला कोण क्या, यानी कला कोण क्या होगा 0 डिग्री, यानी बी और आई के बीच का कलांतर क्या होगा 0 डिग्री। या पूछ ले, एक वाटमीटर धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, दूसरा उतना ही ऋणात्मक दर्शा रहा है, शक्ति गुणांक क्या होगा 0, थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो इससे संबंधित ये बन रही है। अब इससे संबंधित एक सवाल ही हल कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छा समझ में आए, और जो पहले हमने शक्ति के सूत्र बनाए वो भी इसमें साथ ही हल हो जाएंगे। तो देखो, अभी हमने जो समझा कि 2 वाटमीटर द्वारा वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति ज्ञात कर सकते हैं, तो वो भी इसमें हल करके देखते हैं कि वास्तव में कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, मान लो 2 वाटमीटर द्वारा हम शक्ति मापन कर रहे हैं और 1 वाटमीटर, चलो एक उदाहरण बनाते हैं, 2 वाटमीटर द्वारा शक्ति मापन कर रहे हैं। मान लो P1 बराबर 400 वाट दर्शा रहा है, P2 बराबर 200 वाट दर्शा रहा है, दोनों धनात्मक ही है, यानी इनका पाठ्यांक धनात्मक ही है। तो बताओ इसका, अभी जो तालिका बनाई ना अपने, शक्ति गुणांक क्या होगा, वास्तविक शक्ति क्या होगी, आभासी शक्ति क्या होगी, प्रतिघाती शक्ति क्या होगी, ये सभी हल कर लेते हैं। तो देखो इसे क्या हल कर सकते हैं, PT बराबर क्या होगा, PA बराबर क्या होगा, PQ बराबर क्या होगा, PT को केवल P भी कह सकते हैं, और शक्ति गुणांक बराबर क्या होगा, ये इनसे ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार से हल होगा, देखो PT बराबर क्या होता है, 2 वाटमीटर विधि से शक्ति ज्ञात कर रहे हैं, तो PT बराबर हो गया P1 प्लस P2, कितना हो गया 400 प्लस 200 बराबर क्या हो गया 600 वाट। तो ये PT बराबर क्या हो गया 600 वाट, यानी वास्तविक शक्ति का मान क्या हो गया 600 वाट। अब लेते हैं P रिएक्टिव पावर। PQ बराबर क्या होता है √3 P1 माइनस P2। अभी पहले सूत्र बनाया था इसका, तो क्या हो गया 1.732 इंटू P1 का मान क्या है 400, P2 का मान क्या है 200, तो कितना हो गया 1.732 इंटू अंतर कितना हो गया 200। तो इनको हल करो 734 कितना हो गया 346.4, किस में आएगा, आभासी शक्ति है VA, सॉरी प्रतिघाती शक्ति है तो किस में आएगा VAR में। तो ये कितना हो गया, ये PQ ये है 346.4 VAR यानी रिएक्टिव पावर। अब ज्ञात करते हैं एप्रियन पावर या आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्या होगी, PA बराबर, या इसका सूत्र था P आभासी शक्ति का स्क्वायर बराबर वास्तविक शक्ति का स्क्वायर प्लस प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर। वास्तविक शक्ति क्या है 600 वाट, तो 600 का स्क्वायर प्लस 346 अच्छा हाँ सही है, तो कितना हो गया 346.4 का स्क्वायर, यानी आभासी शक्ति का स्क्वायर बराबर वास्तविक शक्ति का स्क्वायर प्लस प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर। 6 चंग 36, 1 2 3 4 प्लस इसको गुणा करने पर आ रहा है 346 को 346 से गुणा करके देख लो, इसका आएगा 12 4 टाइम 0। हाँ अब देखो क्या हो रहा है, हाँ कितना हो गया 48 4 टाइम 0 1 2 2 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एप्रियन पावर
नहीं सॉरी, ये तो हो गया P1 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36 बराबर 48, 4 टाइम 0, और PA बराबर क्या हो जाएगा √48 4 टाइम 0, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, तो यह आएगा 692.8 VA। तो VA का मान क्या हो गया 692.8 VA, यानी ये हो गया आभासी शक्ति। इसका वर्गमूल निकालने पर क्या आ रहा है 692.8, तो PA एप्रियन पावर है तो VA में आ जाएगा। अब देखो शक्ति गुणांक ज्ञात करते हैं इसका, तो शक्ति गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक बराबर होता है cos फाई बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति क्या है 600, आभासी शक्ति क्या है 692.8, तो क्या हो गया 600 में 692.8 का भाग लगा तो 0.86 समथिंग आ रहे हैं, तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा 0.86। अब देखो अपना जो व्याख्या की थी अभी पहले कि दोनों वाटमीटर धनात्मक पाठ्यांक अंतर के साथ दर्शा रहे हैं, तो शक्ति गुणांक क्या होना चाहिए 0.5 से तो अधिक, इकाई से कम होना चाहिए ना। तो देखो 0.5 से अधिक है, इकाई से कम, यानी 0.8 चाह रहा है, तो ये अपना जो अभी कंडीशन ली थी वो भी सही हो रही है इसी के साथ। तो ये थी 2 वाटमीटर विधि। अब है 3 वाटमीटर विधि। 3 वाटमीटर विधि किस कहाँ काम में लेते हैं, असंतुलित भार को मापन करने के लिए। तीसरी कौन सी है विधि 3 वाटमीटर विधि। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं असंतुलित भार का मापन करने के लिए, यानी तीनों कलाओं में भार का मान अलग अलग है तो वहाँ 3 वाटमीटर विधि प्रयोग करेंगे। इसका संयोजन किस प्रकार से करेंगे, भार चाहे स्टार में हो चाहे डेल्टा में हो, तीनों कलाओं में 3 वाटमीटर लगाएंगे। मान लो ये वाटमीटर है, इसकी ये करंट कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल है, ये मान लो कि पहला फेज R है, ये Y है, ये B है। तो दूसरी करंट कॉइल यानी दूसरे वाटमीटर की CC और ये PC, इस पर भी यही करंट कॉइल, ये CC ये PC। तो तीनों कलाओं पर 3 अलग अलग वाटमीटर लगाएंगे R, Y, B। अब देखो वाटमीटर की करंट कॉइल श्रेणी क्रम में, प्रेशर कॉइल उक्त फेज और न्यूट्रल से संयोजित करनी है। तो किस प्रकार से संयोजित करेंगे, मान लो इन तीनों को एक साथ स्टार से संयोजित कर देते हैं तो एक कृत्रिम उदासीन बिंदु बन गया। यदि डेल्टा संयोजन है तो ये विधि काम में ले लेंगे, यदि स्टार संयोजन है तो इससे भी जोड़ सकते हैं न्यूट्रल बिंदु से। यह अपना न्यूट्रल बिंदु अलग है तो उससे भी हम जोड़ सकते हैं। यदि न्यूट्रल बिंदु नहीं है या भार आगे डेल्टा संयोजित है तो ये भी रख सकते हैं, सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। तो इस प्रकार से तो ये एक कृत्रिम उदासीन बिंदु बन गया। और तो क्या है कि करंट कॉइल तीनों कलाओं के साथ श्रेणी क्रम में अलग अलग, यानी जो कॉइल हो वो प्रेशर कॉइल फेज और न्यूट्रल से। अब प्रेशर कॉइल की वोल्टता क्या होगी, फेज वोल्ट के बराबर ही होगी। मान लो यहाँ लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है तो ये प्रेशर कॉइल क्या होगी 400/√3 यानी 230 या 31 वोल्ट की होगी। यदि 415 है तो लगभग 240 वोल्ट के आसपास होगी। तो प्रेशर कॉइल क्या होगी फेज वोल्ट के योग तुल्य होगी या फेज वोल्ट सहन करने योग्य होगी। तो ये वाटमीटर P1 दर्शाएगा, ये P2 दर्शाएगा, ये P3 दर्शाएगा। कुल शक्ति PT बराबर होगा P1 + P2 + P3। मान लो ये वाटमीटर 800 वाट दर्शा रहा है, ये वाटमीटर 600 वाट दर्शा रहा है, ये वाटमीटर मान लो कि 1200 वाट दर्शा रहा है। तो कुल शक्ति क्या होगी, P1 का मान कितना है 800, P2 का मान क्या है
600, P3 का मान क्या है 1200, तो कुल क्या हो जाएगी 8 12 20 2600 वाट। तो क्या हो जाएगी 12 और 8 20 2600 वाट, या किलो वाट में ले तो 2.6 किलोवाट। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। तो ये थी 3 फेज प्रणाली के अंदर अलग अलग शक्ति ज्ञात करना, यानी एक वास्तविक शक्ति, आभासी और प्रतिघाती शक्तियाँ ज्ञात करना, और भार के प्रकार, भार को मापन के लिए 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर विधि का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो ये था इससे संबंधित। ठीक है दोस्तों।